اشرح لي صدري ويسر رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम एक बहुत जबरदस्त सेशन करने जा रहे हैं और इसके अंदर मैंने बहुत पसंदीदा क्वेश्चन चूज किए हैं जिससे आपके सेल्स टैक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत जबरदस्त बेसिक फ्रेमवर्क आपका बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। और उसमें हम खालिद साहब की किताब से कुछ क्वेश्चन चूज करेंगे और कुछ आई कैप के क्वेश्चन बैंक में से हम चूज करेंगे। और इसमें पहले कोशिश करेंगे कि मल्टीपल पर्सन हमें अगर एग्जाम में गिवन हो तो उसको कैसे लीड करना। इससे क्या होगा कि हमारा जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो पूरे हो जाएंगे। अच्छा, अब इसमें करेंगे क्या, जहां पर कोई चीज नहीं आएगी उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल कि हमने अगर कोई चीज नहीं डिस्कस की वो आगे, तो फिर उसको मैं वहीं एक्सप्लेन कर दूंगा, आपने उसको नोट साथ साथ करते जाना। इसमें जो पहले मॉडल को अगर अंडरस्टैंड कर लें, अगर आपका कुछ सवाल हो तो इंशाल्लाह यही क्वेश्चन के दौरान पूरा हो जाए। पहली जो चीज हमने डिस्कस की कि सेल्स टैक्स क्या है। हम कहते हैं कि सेल्स टैक्स, जब आप चीजें बेचते हैं तो लोगों से सेल्स टैक्स लेते हैं। उसके लिए आप पैसे लें या ना लें, इनवॉइस इशू करें या ना करें, डिपार्टमेंट कहता है कि भाई मुझे तुमने सेल्स टैक्स पे करना है। रेट उसका क्या है, 18%। यू हैव टू पे दैट, आपको वो पे करना है। सेल्स टैक्स में बैड डेट्स कोई नहीं होते। अब डिपार्टमेंट को मैंने कहा जी मैंने चीजें बेच दी है। अच्छा, चीजें बेचने से क्या मुराद है, पहले इसको भी आपने समझना है। चीजों को बेचने से या जिसको सप्लाई कहते हैं उससे मुराद ये है कि भाई आपने चीजें खुद इस्तेमाल कर ली, किसी को बेच दी, राइट। अपने बिजनेस में आपने उसको इस्तेमाल कर लिया, ठीक हो गया। इवन आपने सैंपल भी दे दी, तो ये सारी की सारी क्या गिनी जाएगी, सप्लाई गिनी जाएगी, सेल गिनी जाएगी। ठीक है, जो ड्राइंग्स होती है ना नॉर्मली इनकम टैक्स और अकाउंटिंग में ड्राइंग्स जो होती हैं वो आपकी, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा होता, लेकिन सेल्स टैक्स के अंदर आपकी जो ड्राइंग्स होती है वो सेल गिनी जाती है। ठीक है। हाँ, ये ऐसा है कि आपके पास जैसे ये बॉटल है, आपने इसको खरीदी और इसको इस्तेमाल कर लिया, ये कुछ भी नहीं है। ये तो आप इसके डायरेक्ट कंज्यूमर हो गए ना, इसका तो सेल्स टैक्स में कोई इम्पैक्ट नहीं है। इशू ये है कि आपने ये बॉटल बनाई है। आप बॉटल बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद आप क्या करते हो कि इसमें से कुछ बॉटल्स आप अपने घर ले जाते हो। ये बात समझ आ रही, फर्क है कि मैंने कुछ चीजें खरीदी और मैं खुद इस्तेमाल कर, तो ये तो ना मेरी परचेज है ना मेरी सेल है, ये तो मैंने ऐसे ही खरीदी और इस्तेमाल कर रही। ये क्या, मैं चीजें बनाता हूँ, मैन्युफैक्चर करता हूँ। और जब मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ तो लॉ कहता है कि अब तुम किसी को बेच दो या खुद इस्तेमाल कर लो, हम इसको सेल ही समझो। मैं कहता हूँ जी मैंने किसी को तोहफा दे दिया, डिपार्टमेंट कहता है मुझे भी तोहफा दे दो, टैक्स लगेगा। मैं कहता हूँ मेरे बैड डेट्स हो गए, वो कहता है टैक्स लगेगा। मैंने कहा मैंने किसी को सैंपल दे दिया, वो कहता टैक्स लगेगा, टैक्स लगेगा। यानी आपके स्टॉक में से चीज निकल गई तो टैक्स उस पे लगना ही लगना है। अच्छा, अब फिर हमारा ये सवाल हुआ कि कुछ चीजें वापस भी तो हो सकती है ना, चीजें कुछ वापस भी तो हो सकती हैं, या मेरी चीजें जाया भी तो हो सकती हैं। उसने कहा जी बिल्कुल ठीक है, अगर आपकी चीजें वापस हो जाएं तो रिवर्सल डाल दो, सेल रिटर्न डाल दो, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जब चाहो सेल शो कर दो, जब चाहो रिवर्सल डाल दो। हमने कहा वो क्या तरीकेकार है। तो उसने कहा देखो, जब तुमने सेल की थी तो तुमने अपने कस्टमर को डेबिट किया था। ये बिल्कुल हमने डेबिट किया था, सेल को क्रेडिट किया था। कहते हैं अब इसको क्रेडिट करो। हमने कहा जी कर देते हैं। अब क्या कर देते हैं, तो उसने कहा एक डॉक्यूमेंट भी इशू करो जिसको क्या बोलेंगे, क्रेडिट नोट। क्या बोलेंगे, क्रेडिट नोट। समझ आ रही बात की। तो जब कोई शख्स क्रेडिट नोट इशू करेगा सप्लायर,
तो हम कहेंगे सेल्स रिटर्न होगी। यानी सेल्स टैक्स में सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? क्रेडिट नोट। दूसरा नाम क्या है? याद रहेगा। ये आपने ऐसे ही इशू करना है जैसे इनवॉइस इशू करते हैं, और सॉफ्टवेयर में जाके आप प्रॉपर इसको क्या करेंगे? शो भी करेंगे, इसको इनकॉर्पोरेट भी करेंगे। ये डॉक्यूमेंट का नंबर होता है। जैसे इनवॉइस इशू होती है ना, वैसे ही क्रेडिट नोट भी इशू होता है। इसके ऊपर जिस बंदे की, इसके ऊपर पूरी डिटेल लिखी होती है, किसको चीजें बेची थी, कौन सी चीजें बेची थी, कब चीजें बेची थी, उसका एनटीएन नंबर क्या है, मेरा एनटीएन नंबर क्या है, रीजन क्या हुई, सेल्स टैक्स कितना था। ये पूरा एक डॉक्यूमेंट होता है जो आप इशू करते हैं। अच्छा, ये ऐसा नहीं तो खत होता है, ये प्रॉपर सॉफ्टवेयर में इशू आपका होना होता है। और जैसे ही आप यहाँ पर क्रेडिट नोट इशू करेंगे, उस बंदे को शो होना शुरू हो जाएगा जैसे इनवॉइस होता है। उसकी क्या होगी? आपके बायर की परचेज रिटर्न होगी, राइट। तो इसके बेस वो क्या इशू करेगा? फिर डेबिट नोट इशू करेगा, अगर वो रजिस्टर्ड है तो। अगर अनरजिस्टर्ड है, ऑब्वियसली फिर तो वो सिस्टम में है ही नहीं, लेकिन उसका डेबिट नोट इशू करना लाजमी है। अब इसको जरा फ्लिप कर, अगर मैंने परचेज की है और मैंने चीजें रिटर्न की हैं, तो मैं क्या करूंगा? डेबिट नोट इशू करूंगा। समझ आ रही? अभी मैं सिर्फ सेल को, कंपोनेंट वन को देख रहा हूँ कि चीजों का बिक जाना, उधार पे बेच देना, कैश पे बेच देना, अनरजिस्टर्ड को बेच देना, रजिस्टर्ड को बेच देना, ये सारी मेरी, मैं डिपार्टमेंट कहता है मैं तुमसे टैक्स लूंगा, तुमने मुझे आउटपुट टैक्स इस पे देना ही देना है। तुम्हारे हो जाए बैड डेट्स, जो मर्जी हो जाए। ये बात क्लियर हो गई। अनरजिस्टर्ड को बेचेंगे तो फर्दर टैक्स भी लगेगा। हाँ, कुछ जगह ऐसी हैं जहां में फर्दर टैक्स नहीं लगेगा। ये डिपार्टमेंट ने हमें सारी बातें वो बड़ी क्लियर कट बता दी। तो सेल्स रिटर्न के ऊपर हमने बात की, इसने कि सेल्स रिटर्न तब तुम्हारी मानी जाएगी अगर तुमने क्रेडिट नोट इशू किया होगा। ये नोट नहीं है वो वाला नोट जो हम पैसे होते हैं, ये नोट क्या है? एक डॉक्यूमेंट को नोट कहते हैं। तो ये आपने नोट इशू करना, हमने कहा जी कर देंगे। और दूसरी बात की, डेबिट नोट भी इशू करेगी आप, राइट। इसके भी प्रोसीजर है, इसका टाइम है। यानी ये प्रोसीजर 180 डेज में मुकम्मल हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने चीजें सेल कर दी हैं और आप क़यामत तक जो है डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपने नोट कब तक इशू करना है? 180 दिनों, तो बहुत टाइम होता है ना। चीजें अगर आपने वापस करनी है, जो कुछ भी है वो कर दें। इसी तरह फिर हमने डिपार्टमेंट को ये भी कहा कि भी मेरी बाल तो चीजें जाया भी तो हो जाती है ना। तो उसने कहा कि जाया करते हुए हमें आपने बुलाना है, वरना हम तुम्हारी, अगर तुम्हारे स्टॉक में चीजें मौजूद ना हुई और तुमने जाया कर दी, तो हम तुमसे फिर टैक्स लेंगे। हमने कहा फिर उसका तरीकेकार। उसने कहा तरीकेकार ये है कि आप जब चीजें जाया हो हमें बता दिया करें, हम आपके देखेंगे, फिर आप चीजें जाया कर दो, फिर हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। इस क्लियर? फिर हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, ये एक सूरत है। तो मैंने कहा जो मेरी चीजें जाया हो गई है, तो उसके ऊपर मैंने टैक्स भी तो दिया होगा ना, बनाते हुए खरीदते हुए। उसने कहा वो टैक्स जाया हो जाएगा आपका। चीजें जाया हो गई तो समझे टैक्स भी जाया हो गया है, राइट। लेकिन अगर तुमने चीजें जाया करते हुए हमें ना बताया, तो हम उसको सेल ही समझेंगे। हम किसी टाइम भी तुम्हारे स्टॉक में आएंगे, छापा मारेंगे, और अगर तुम्हारा स्टॉक कम हुआ तो हम उसको सेल करेंगे। ये एक चीज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट, ये यहाँ पर वो चल रही होती है। इज इट क्लियर? ये बातें समझ आ रही? उसके बाद हमने इनपुट की बात की थी, राइट। इनपुट के ऊपर हमने क्या बात की थी कि भी साहब जो इनपुट है आपका, ये जो आपने टैक्स दिया होगा वो आपका क्रेडिट, आपने जो लोगों से टैक्स लिया है या लेना है उसमें से माइनस करने। मैंने कहा सारा माइनस कर लो। उसने कहा नहीं, इसके ऊपर लिमिट लगेगी 90%, कि आप 90% से ज्यादा जो माइनस है नहीं कर सकते। मैंने कहा जो एक्स्ट्रा होगा, मैंने तो दिया हुआ 1 लाख रुपया, 90% बनता है 60,000, तो फिर 40,000 का क्या होगा? उसने कहा वो अगले महीने में ले लेगा। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, कितनी देर तक आगे लेता जाऊं? तो उसने कहा जब तक दिल करे लेते जाओ आगे। हाँ, एक ऑप्शन है तुम्हारे पास कि साल जब खत्म हो जाए तो जितना तुम्हारा अब क्या ब्रॉड फॉरवर्ड होता आ रहा है वो मेरे से रिफंड ले लो। ये उसके पास भी, हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई आप ये भी बताओ कि किन हालात के अंदर
मुझे ये बात बताओ कि मैं 90% नहीं लूंगा, 100% मैं क्रेडिट दूंगा। तो उसने कहा भी तुम्हारी अगर जो जीरो रेटेड गुड्स है किसी महीने में टोटल टैक्सेबल सप्लाईज का अगर 50% से ज्यादा हो जाए तो उस महीने तुम्हारे ऊपर 90% का रूल नहीं लगेगा। तुमने कमर्शियल इंपोर्ट की है जिसके ऊपर तुमने वैल्यू एडिशन टैक्स दिया हुआ, फिर भी तुम्हारे ऊपर 90% का रूल अप्लाई नहीं होगा। समझ आ रही है? हमने फिर इससे जो बात पूछी कि साहब इसके अलावा और क्या सिचुएशन है, और उसने कहा कि रिटेल गुड्स की आप सेल करते हो और आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो। शर्त क्या है कि आप मैन्युफैक्चरर और आपकी रिटेल गुड टैक्सेबल सप्लाईज का 80% से बढ़ गई, फिर भी नहीं होगा। ये बातें भी हमने, और उसका फिक्स एसेट के ऊपर भी ये रूल अप्लाई नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। ये बातें भी हमने वो कर। अच्छा, फिर हमने कहा भी आपने फर्दर टैक्स कहा है कि जब भी अनरजिस्टर्ड को सप्लाई करोगे तो तुम 4% फर्दर टैक्स भी दोगे। ये तो दुनिया भरी पड़ी है फर्दर टैक्स इसके साथ। अब उसके साथ क्या करेंगे? ठीक है, एक मिनट लिंक जरा शेयर कर दूं। याद आएगा। देखना, ये सेकंड स्क्रीन पे आ गया माउस मेरा। है? यहाँ पे है, सेकंड स्क्रीन ऊपर है, नीचे है? नीचे है। ये अब आ गया माउस। अब सेकंड स्क्रीन क्या है? ठंडा लेना खराब हो गया। अब देखिए कहाँ पर है मेरा कर्सर। सेकंड स्क्रीन पे है। अब 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 आपको क्या नजर आ रहा है? अब ये बता रहा है। मैंने तो मेरा लिंक शेयर कर दी। जी। उनका सवाल ये है कि सर हमें क्या डिपार्टमेंट को पता होता है कि इस वक्त मेरे पास कितनी चीजें पड़ी हुई हैं? बिल्कुल, जैसे ही आप चीजें परचेज कर रहे होते हैं, आपका सप्लायर में इनवॉइसेस डाल रहा होता है तो मैं इतनी चीजें बेची हैं, तो आपका स्टॉक अपडेट हो रहा होता है, आप परचेज शो कर रहे होते हैं, तो उनके पास प्रॉपर आपका रिकॉर्ड मौजूद होता है कि आपने कितनी चीजें परचेज की हैं। और जो भी आप सेल शो करते हो आपका फिर स्टॉक अपडेट हो रहा होता है। और अगर आप उसके अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करोगे तो वो क्या करेंगे? वो आपका सारा जो है वो रिकॉर्ड चेक करेंगे कि चीजें। देखिए, स्टॉक में कम होने से मुराद है कि आप कोई दो नंबरी कर रहे हैं, आप चीजों को कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। जी पूछो। कौन? नहीं, वो प्रैक्टिकल चीजें हैं, फिर मैं आपको बता दूंगा कि कैसे होता है। अभी फिलहाल हम उसको कर लेते हैं। जी। अच्छा जी, तो अभी हम बात कर रहे थे कि एक फर्दर टैक्स की, कि फर्दर टैक्स जो है लॉ ने उसके ऊपर भी फिर हमें एक्सेप्शन दी। उसने कहा अगर एंड कंज्यूमर को बेचोगे तो फिर तुमसे हम फर्दर टैक्स नहीं लेंगे।
ठीक है, फिर आपको अगर रिटेलर चीजें बेचेगा रजिस्टर, तो उससे भी हम फर्दर टैक्स नहीं चार्ज करेंगे। सही है। और इसके अलावा क्या था जी? हाँ, सेकंड हैंड वॉन क्लॉथिंग हो उसके ऊपर भी हम ही लेंगे। क्लियर। थर्ड शेड्यूल के ऊपर, फिफ्थ शेड्यूल रिटेल गुड्स के ऊपर, जीरो रेटेड के ऊपर, एग्जाम गुड्स के ऊपर, उनके ऊपर भी हम जो है वो ये वाला फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करें। समझ आ रही है? अब इसमें हमारी जो तरतीब क्या बनी। अच्छा, एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, फिर हम न्यूमेरिकल को स्टार्ट करें कि आपका जो क्रेडिट है उसका क्या होगा, जो आपने टैक्स पे किया हुआ है। लॉ ने उसके तीन बिहेवियर बताए हैं। उसने कहा नंबर वन, जो तुम्हारे पास मेरे पैसे मौजूद हैं, आउटपुट टैक्स जिसको कहते हैं, पहला तरीका है कि उसमें से माइनस कर लो, नॉर्मल ये है। हमने कहा दूसरा तरीके का, उसने कहा दूसरा तरीकेकार ये है कि आप अगर चीजें जीरो रेटेड हैं, यानी आपने एक्सपोर्ट कर दी, डिप्लोमेट्स को दे दी, तो फिर ये मेरे से रिफंड लेना। और तीसरा ये है कि ये आपका जाया भी हो सकता है कि अगर आपने उसको क्या किया कि एग्जाम गुड्स बना दी। ये तीन तरीके हैं। और अगर आपने इस टैक्स क्रेडिट की वजह से डाइवर्सिफाइड सेल कर दी, यानी कुछ आपने इस महीने टैक्सेबल बना दी, कुछ जीरो रेटेड और कुछ एग्जाम, तो उसी रेशो से आपके क्रेडिट के ऊपर भी आपको बेनिफिट मिलेगा, जो भी आप उसके अकॉर्डिंगली सारा काम करोगे। अब आपका ये बिहेवियर फिक्स एसेट के साथ भी होगा। फिक्स एसेट के साथ भी वही है कि अगर आपका फिक्स एसेट प्लांट एंड मशीन वो जो है वो टैक्सेबल में इस्तेमाल हो रहा है, तो वो आपका एडजस्ट होगा। अगर आपका जीरो रेटेड में वो प्लांट यूज हो रहा है, मशीनरी यूज हो रही है, तो वो रिफंड होगा। एग्जेम्प्ट में है तो जाया हो जाएगा, ये होगा। अब हमारे पास बना क्या है? हमारे पास असूल जो है, ये आपने जरा असूल समझना है। इसमें ये और ये आउटपुट है आपका, ये दोनों उंगलियां आपकी क्या है? आउटपुट। ये है आउटपुट टैक्स नंबर वन, नॉर्मल। इसमें से आप लेस करेंगे टैक्स क्रेडिट ऑन रॉ मटेरियल। दूसरा फिर लेस करेंगे, लेस फिक्स एसेट ऑन इनपुट ऑन फिक्स एसेट। तो ये इस तरह से होगा आपका। नंबर देखिएगा, नंबर वन आउटपुट टैक्स, लेस इनपुट टैक्स, लेस इनपुट टैक्स, ऐड फैक्टर टैक्स। ये बेसिक फंडामेंटल मॉडल आपका इस तरह से चलेगा। याद रहेगा? नंबर वन आउटपुट टैक्स, लेस लेस इनपुट है, यानी पहला रॉ मटेरियल, फिर फिक्स एसेट, और ऐड करेंगे फर्दर टैक्स। ये दोनों उंगलियों में क्या फर्क है? ये छोटी उंगली है ना, ये 4% वाली है, ये 18% वाली है। इस तरह से ये मॉडल हमारा चलेगा। जी, आई कैश की किताब का पेज, खालिद साहब की किताब का पेज नंबर है 27, 587 पेज है। और ये
आपका कैप का क्वेश्चन है। इसमें 4 लोग हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जिससे आपको फंडामेंटल चीजों का पता चलेगा। इसको साथ साथ हम सॉल्व भी करेंगे। फॉलोइंग इन्फो पहले इसको हम डिस्कस करते हैं, फिर इसका मैं सोल्यूशन आपके सामने वो बनाऊंगा। रिक्वायरमेंट है जी इसकी, कहते हैं जी कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स पेएबल बाय और रिफंडेबल टू ईच ऑफ द अबव रजिस्टर्ड पर्सन। सबसे पहले आप कहते हैं टैक्स पेएबल, तो इसका मॉडल क्या है? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट ऐड परचेज टैक्स। और रिफंडेबल क्या है कि आपकी जो जीरो रेटेड गुड्स हैं उसका आपने इनपुट फाइंड करना है, वो आपका रिफंड होगा। यही चीज है। जो स्टूडेंट रिक्वायरमेंट को अच्छी तरह समझ लेता है ना कि यार ये जो लफ्ज है ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो मैंने देखा है कि वो बच्चा क्वेश्चन ठीक कर रहा हो। पर्सन एंड इनपुट टैक्स टू बी कैरिड फॉरवर्ड, ये इनपुट टैक्स कहते हैं कि कैरिड फॉरवर्ड होगा। ये इनपुट टैक्स जो आपका कैरिड फॉरवर्ड होगा, ये याद रखें, या तो ये 90% का रूल लग रहा होगा तभी कैरी फॉरवर्ड होगा, या ये फिक्स एसेट की वजह से आ रहा होगा। ये बात याद रखें। 3 चीजें उसने, ये तीनों चीजों को आपने जेल में रखना है कि मेरा जो टैक्स पेबल है वो कहाँ से आएगा? आउटपुट माइनस इनपुट से ये टैक्स पेबल आएगा। रिफंड कहाँ से आएगा? जीरो रेटेड से आएगा। कैरी फॉरवर्ड कहाँ आएगा? जब मेरा जो क्रेडिट था उसके ऊपर 90% की रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी, मैं सारे का सारा माइनस नहीं कर सका, तो तब जाके ये वाली सिचुएशन क्रिएट होगी। फॉर द पीरियड ऑफ फेब, ये हमारा महीना भी इंपॉर्टेंट वो होता है। अब हम चलते हैं मिस्टर ए के ऊपर। ये हम कहते हैं कि मिस्टर ए जो है टैक्सेबल सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। देखें क्वेश्चन को चूंकि स्टार्ट करने लगे हैं, आपको जहन में एप्लीकेशन के टाइम पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, तो थोड़ा सा बर्दाश्त करना है। जब डॉक्टर सर्जरी करता है ना तो आपको पहले बताता है कि थोड़ी सी तकलीफ होगी आपको, लेकिन इंशाल्लाह फायदा होगा, आराम आ जाएगा इससे। ठीक है, सब्र जहां तसल्ली के साथ करवाऊंगा, जहां पर आपको करना जरूर है। आपने डांस नहीं देखना मेरा, आपने मेरे साथ क्वेश्चन को करना जरूर है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। मिस्टर ए कहते हैं चारों का। पहले मिस्टर ए को लेकर चलते हैं। टैक्सेबल सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। आप मुझे बताएं यहां से मेरा क्रेडिट निकलेगा या आउटपुट निकलेगा? इनपुट निकलेगा या आउटपुट निकलेगा? चीजें मैंने खरीदी है, इनपुट निकलेगा। सही है ना? ये अब आपने सोचते जाना साथ साथ। टैक्सेबल सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, तो यहाँ मुझे क्या मिलने वाला है? इनपुट। अब इसके अलावा इसका कुछ और नहीं है, ना ये है ना ये है। अब आपने इसको पढ़ना है। सप्लाईज, टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, कहता है कि हमने टैक्सेबल सप्लाईज की हैं 12 लाख रुपए की। एग्जाम्ड सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन 3 लाख रुपए की। टैक्सेबल सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड है ही नहीं, जीरो रेटेड सप्लाईज। ठीक है। नीचे कहते हैं जी ऑल अबव फिगर्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। अगर एग्जामिनर कभी ये ना भी लाइन लिखे तो आप यही समझेंगे कि ये क्या है? एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स है। ये एक्सक्लूसिव ऑफ, ये बात समझ आ गई? बिल्कुल फंडामेंटल चीज है, बिल्कुल फंडामेंटल। यहां से हमारा क्या मिलेगा? टैक्स क्रेडिट। हमें कि यहां से क्या मिलेगा? टैक्स क्रेडिट जो मैंने दिया हुआ है। लेकिन जो मैंने दिया हुआ है इसका क्या होगा? अब अच्छा, अगर इसका आप 18% है तो क्या आंसर आता है? इसका अगर आप 18% दें तो आंसर क्या आता है? 200। ये मैंने डिपार्टमेंट को देना है या लेना है? लेना है। ये डिपार्टमेंट से मैंने, ये क्रेडिट है मेरा, मैंने दिया हुआ है। अब इसके 3 असूल हैं। या एडजस्ट होगा, एडजस्ट कहाँ से होगा? ये जो चीजें मैंने बेची हैं यही है ना वो जगह। यहां से मैं कितना टैक्स लूंगा? मैंने जब 12 लाख रुपए की चीजें बेची हैं, लिया है या लूंगा? डिपार्टमेंट कहता मुझे कोई गर्ज नहीं है, तुम चीजें खुद ले गए हो, जो कुछ भी हुआ मुझे तो तुमने इसके ऊपर आउटपुट, तो हम यही समझेंगे है कितना हुआ। हाँ जी।
2 लाख। एक तरीका तो ये था कि मैं इसमें से एडजस्ट कर लूं। ये बात समझ आ गई? यानी ये 2,16,000 कौन से हैं जो मैंने डिपार्टमेंट को देने हैं, और ये क्या है जो मैंने लेने हैं। ऐसे समझ आ गई? डिपार्टमेंट के मेरे पास 2,16,000 पड़े हुए हैं, और मैंने डिपार्टमेंट को 2,70,000 पहुंचा दिए हुए। राइट। उसका सबूत क्या है कि उन लोगों ने अपनी सेल डिक्लेयर कर दी और मेरे सॉफ्टवेयर में ये शो हो रहा है। ठीक हो गया। लेकिन डिपार्टमेंट मेरे से पूछता है कि भाई तुमने ये एडजस्ट करना है, लेकिन ये सारे के सारे पैसे तुमने यहाँ इस्तेमाल किए। मैं क्या नहीं, इससे मैंने कुछ एग्जाम्प्ट गुड्स भी बनाई हैं। वो कितनी कितनी बनाई हैं जी आपने? ठीक है। इससे कुछ मैंने जीरो रेटेड गुड्स भी बनाई है। वो कितनी बनाई है? अब उसकी परसेंटेज चाहिए। क्या चाहिए? परसेंटेज। अब जरा देखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरी इस सेल के अंदर, ठीक है, टोटल सेल में टैक्सेबल सेल की परसेंटेज क्या है, एग्जाम्प्ट की परसेंटेज क्या है, और जीरो रेटेड की परसेंटेज क्या है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप इन सब का कैलकुलेट करेंगे। टोटल 12 लाख और 6 लाख कितना हो गया? 18 लाख। अच्छा, कैलकुलेटर पे जब इतने ज्यादा सिफर हो तो बेशक आप आखिरी सिफर कैलकुलेटर पे इग्नोर कर दिया करें। दूसरा, कोशिश करें अगर पॉसिबल हो तो कैलकुलेटर वो बटनों वाला नहीं होता जो खा ये इससे, वो इस्तेमाल करें। बहुत टाइम बचता है एग्जाम के अंदर। उस मेरी अपनी जाती तजुर्बा ये है कि अगर आप वो बटन वाला करेंगे तो उससे बहुत टाइम बच जाता है उससे। ठीक है। 18 लाख। अगर आपसे पूछा जाए इसमें टैक्सेबल कितने परसेंट है, तो आप क्या करेंगे? 12 लाख को 18 लाख पे तकसीम करेंगे, कितने परसेंट आ गई? 60, 66.67%। और ये हाँ जी, 16 पॉइंट, ये पूरा 100 हो जाएगा। तो डिपार्टमेंट कहता है कि इस 2,70,000 रुपये का, ठीक है, इसका 66.67 तुम एडजस्ट कर लो, और इसका 16.67% मेरे से रिफंड ले लो, और इसका 16.67% क्या कर दो? जाया कर दो। क्या कर दो? ये तरीकेकार, ये है तरीकेकार। चले, ये बात समझ आ गई? अब देखते हैं कि एग्जाम में ऐसे ही करना है कि जैसे मैंने कीड़ी काड़ा खेला इसके ऊपर, क्या सर ऐसे ही करना है? तो ऐसे नहीं करना। अब आपने मेरे साथ इसको करना है जरा। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। हम इसकी एक नई फाइल बना लेते हैं, ताकि अगर आपको जरूरत हो, लिखना जरूर है। ये नहीं करना कि सर मुझे आप शेयर कर दीजिएगा। आपने मेरे साथ इसको लिखना जरूर। देखिए, क्वेश्चन के 15 मार्क्स हैं। वैसे मैं आपको टेम्पलेट सिखा रहा हूँ, लेकिन 4 लोगों का करना है। 15 को बार बार हम लिख नहीं सकते एग्जाम में। आपको तो नॉर्मल में तरीके का सिखा रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में हमने टाइम सेव करना होता है। इसलिए वहां पर आप लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स लायबिलिटी फॉर मिस्टर ए, बी एंड सी।
ये हेडिंग फॉर द टैक्स ईयर फरवरी 2006 ये लिख के फिर आप आगे चलें। ठीक है, ताकि टाइम जो है थोड़ा सा सेव हो सके। और हमारा क्या है, पीरियड क्या है, टैक्स पीरियड, या फॉर द मंथ भी लिख सकते हैं। तो मिस्टर ए आ गया। अब इसका तरीकेकार क्या होता है, देखें एग्जाम के अंदर सबसे पहले क्रेडिट फाइंड किया जाता है। क्या? क्रेडिट। फिर देखा जाता है उस क्रेडिट का मेरा तरीकेकार क्या है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे टैक्स क्रेडिट। इसको आप क्या कहते हैं, इनपुट। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, बाद सवाल में आपको जो सोल्यूशन में दोनों मिलेंगे। अब टैक्स क्रेडिट कहाँ से आएगा? इनपुट से। इनपुट क्या है? परचेजेज वगैरह। तो आप लिखेंगे परचेजेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। ये देखिएगा, परचेजेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। वो कितनी है आपकी? 15 लाख। और रेट ऑफ टैक्स कितना है? 18%। मैं उसको परसेंटेज में ले लेता हूँ। ठीक है जी। जब लिख लें मुझे बता दें जी सर, हमने लिख लिया। ये रुपीस में है। सिर्फ उसे चाय का रेंज हो सकता है सुल्तान से। तो जी सही है। अच्छा अब देखिए, परचेजेस के अलावा कोई और एक्सपेंस है इसमें? बिजली का बिल, सुई गैस का बिल, ब्रॉड फॉरवर्ड जो है वो आपने डायरेक्ट क्वेश्चन में लेकर जाना है। पिछले महीनों से अगर कोई टैक्स आ रहा है क्रेडिट, उस पर लिमिट कोई नहीं है। यहाँ ब्रॉड फॉरवर्ड में कोई लिमिट नहीं है। आपने इसे 6 माह की लिमिट होती है, इसमें कोई लिमिट नहीं होती। इसमें कोई टाइम फ्रेम ब्रॉड फॉरवर्ड पे नहीं होता। कोई बिजली का बिल है इस सवाल में? कोई और इसके अलावा कोई चीज कुछ भी? तो यही हमारा क्रेडिट होगा। कोई फिक्स एसेट वो भी नहीं है। ठीक हो गया। अब हम जाएंगे इसके ऊपर। वालेकुम अस्सलाम। अब इसकी करेंगे अपोर्शनमेंट। इसकी अपोर्शनमेंट क्यों करेंगे? कि ये हमारा जो क्रेडिट है, इससे हमने डाइवर्सिफाइड सेल पैदा की है। तो ये सारे के सारे का कुछ एक ट्रीटमेंट नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसमें इसमें तरीकेकार क्या लिखेंगे आप? अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। ठीक हो गया। अच्छा, तरतीब यही रखें एग्जाम में, हर सवाल में जो भी हो आपने तरतीब यही रखा करें। टैक्सेबल सप्लाईज, राइट। अच्छा, टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड सेम होती है। जहां पर भी आपको मिलेगी टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड पर्सन, आपने सेम समझनी है। मास वाइज जब फर्दर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, तो आप सेल रजिस्टर्ड को करें अनरजिस्टर्ड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम उसको टैक्सेबल ही समझेंगे, अनरजिस्टर्ड से परेशान नहीं होना। उसके बाद क्या है हमारी? जीरो रेटेड सप्लाईज, और फिर क्या है? एग्जाम सप्लाईज। ठीक है, यहाँ पर आप वैल्यू राउंड कर सकते हैं, मुझे एतराज नहीं है। यानी 12 लाख की बजाय 1200 लिख लें, ऊपर राउंड कर दें, क्योंकि यहाँ आसानी हो सकती है। यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें रुपीज इन, तो आसानी हो सकती है। 1200, 300 और 300। ये आपने टोटल कर लिया, और इसके ऊपर नीचे डबल लाइन लगा दी। ठीक है, यहाँ आप राउंड करें। जब यहाँ तक पहुंच जाए तो मुझे बताइएगा कि जी सर हमने यहाँ तक कर लिया। और यहाँ लिखेंगे आप इनपुट टैक्स। अगर यहाँ फिक्स एसेट का होगा तो एक नया कॉलम बनाएंगे, ये याद रखिएगा कि फिक्स एसेट का यहाँ एक और कॉलम बनाए।
चाय का मिलेगा, होगा ये इसको तो जाएगा पीता हूँ पर थोड़ी, सही है। अच्छा अब देखिएगा, यहाँ तक सबको समझ आ गई। देखिए पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह ताला आपका उस्ताद आपके साथ है। सही है, हम सारा वन बाय वन करेंगे, खुला टाइम है हमारे पास। जी, ठीक हो गया। अब हमारा ये वाली जो अमाउंट थी, इसको हमने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ये वाली जो अमाउंट है, इसको डबल लाइन से क्लोज करें। ठीक है, इसको कहते हैं कि इनको, इस अमाउंट को इनके वेट के मुताबिक अपोर्शन करें। इनके वेट के मुताबिक, वेट क्या होता है मैथ में, कि जो वैल्यू जितने परसेंट किसी में है उसकी उतनी परसेंट को वेट बोलते हैं। इसके वेटेज क्या है इसका, इसकी अकाउंटिंग में भी आपको पढ़ाया जाता है। पार्टनर्स को जब आप शेयर देते हैं एंड के ऊपर, तो उसका वेट निकालते हैं, इसका कैपिटल कितना था, उस वेट के मुताबिक आप क्या करते हैं, उसको वो पे करके यहाँ पर होगा। आप देखिएगा 12 लाख तकसीम दोस्त, तो ये हो गया वेट, एवरेज इसे कहते हैं, मल्टीप्लाइड बाय ये। क्या आपने कैलकुलेटर से करनी है ये, देखें सबके क्या ये अमाउंट आ रही है, कैलकुलेट करके देखिएगा कि आपने 12 लाख को, 12 लाख को कैलकुलेटर पे तकसीम करें 18 लाख पे, यानी जाहिर बात है 1200 डिवाइडेड बाय 1800 और मल्टीप्लाई करें इसके साथ। क्या ये आंसर आ गया, 1,80,000। यस सर। इसी तरह सेम इसको भी करें। यहां तक हम बोलते हैं कि हमने अपने क्वेश्चन की फाउंडेशन बना ली। क्या है, फाउंडेशन। औरतें अच्छी तरह समझती हैं कि जब मेकअप किया जाता है तो पहले फाउंडेशन सेट की जाती है। कहते हैं जितनी अच्छी फाउंडेशन होगी उतना ज्यादा मेकअप अच्छा होगा। घर की इमारत भी ऐसे ही होती है कि जितनी अच्छी फाउंडेशन बनाएंगे उतनी अच्छी उसकी इमारत भी अच्छी होगी। हर चीज की फाउंडेशन, तो हम कहेंगे कि हमारे क्वेश्चन का फाउंडेशन मुकम्मल हो गई। अब उससे ऊपर सवाल, सवाल क्या होता है जरा उसको सुनिएगा। उस सवाल का वही तरीकेकार है, आउटपुट टैक्स, ठीक है, लेस, पहले मैं सारा लिखूंगा, इनपुट टैक्स, फिर मैं लिखूंगा लेस इनपुट टैक्स, फिर मैं लिखूंगा ऐड फर्दर टैक्स। इसमें सारी आइटम्स नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए कि आपको पता चले, लेस ऐड फर्दर टैक्स, ठीक हो गया। यहाँ इस इनपुट के साथ आप क्या लिख लेंगे, और 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। ये एक एक बेसिक फंडामेंटल आपका ये क्वेश्चन है। यहाँ से आपका क्या मिलेगा, आपको रिफंड, ये आपका निकल आया यहीं से, जो उसने दूसरी रिक्वायरमेंट बोली थी ना रिफंड, वो ये आ चुका होगा। टैक्स लाइबिलिटी आपकी यहीं से निकलेगी। कैरी फॉरवर्ड आपका यहाँ यहाँ से आएगा या यहाँ से आएगा। चले अब आउटपुट में चलते हैं। आउटपुट में क्या है हमारे पास, आउटपुट में ये यहाँ से आउटपुट निकलेगी। ये तीनों लाइनें आपने पूरी यहाँ लिखनी होगी। ये टोटल आउटपुट है आपकी, ये जो ऊपर लाइन लिखी थी ना आपने ये वाली, मैं इसको बंद कर, इसको बार बार आना। ये ये एज इट इज आपने ये अमाउंट यहाँ लिखनी होगी। लिखे आउटपुट टैक्स में टोटल आउटपुट,
इसमें अनरजिस्टर्ड तो सप्लाई तो है ही ना, मैं इसको रीड कर देता हूँ। है अनरजिस्टर्ड तो नहीं है। और यहाँ आ जाएगा रिफंड ऑफ टैक्स W1 से। एक, सबसे पहले आपने मुझे ये बताना है कि सर मैंने यहाँ का कैलकुलेशन कर ली है। ओके, देखिएगा, मैं, ये मेरा रिफंड है जीरो रेटेड के अगेंस्ट, इसमें से ये मेरा रिफंड है, ये मेरा रिफंड है, ये मेरा एडजस्ट होता है, यानी असल मेरे अब न्यूमेरिकल में ये वाली अमाउंट जाएगी, इसका फर्दर कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन में आ गए। क्वेश्चन में हमने कहा कि मेरी सप्लाईज क्या है, वो है टैक्सेबल सप्लाईज। अच्छा, स्टूडेंट कुछ गलती करते हैं, बाज बात यहाँ वो टैक्स ले लेते हैं यहाँ पर, ये फर्क जरा समझिएगा। यहाँ पर आपने ओरिजिनल वैल्यूज लेनी होती हैं इस कॉलम के अंदर, क्या यहाँ टैक्स नहीं लेना। लेकिन जब आप इसी को नीचे रिप्रोड्यूस करते हैं ना इस वैल्यूज को, अब यहाँ आपने टैक्स लेना होता है। ठीक है, यहाँ पर आपने टैक्स लेना होता है। क्यों, मैंने इसको इसकी सेल के ऊपर अपोर्शन करना था। यहाँ तक समझ आ गई आपको? अब जो करते जाएंगे क्लियर हो जाएगा, जो हम क्वेश्चन करते जाएंगे क्लियर हो जाएगा, परेशानी अभी होना। ठीक है, अब मैं सवाल के ऊपर आ गया। मैंने कहा टैक्सेबल सप्लाईज मेरी क्या आ गई, मेरी 12 लाख की, जीरो रेटेड, उस पर रेट कितना है 0%, और एग्जाम सप्लाईज मेरी नॉट एप्लीकेबल। तो मेरा टोटल आउटपुट कितना है 260 जो मैंने बेची है। यहाँ तक ये कर लिया आपने? नहीं, नोट कर लिया। तो पहले क्रेडिट, फिर अपोर्शनमेंट, फिर हमारा वो वाला क्वेश्चन शुरू होता है। फिर मैंने कहा कि मेरा इनपुट कितना है, वो है कि 1,80,000। इनपुट कितना है, लॉ कहता है कि ये आपके आउटपुट के 90% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा और 90% ऑफ दी आउटपुट टैक्स। अच्छा, यहाँ मुझे देखना चाहिए था कि क्या मेरी जीरो रेटेड सप्लाईज, मेरी टैक्सेबल सप्लाईज का कहीं 50% से ज्यादा तो नहीं हो गई। तो हम देख लेते हैं कि 300 डिवाइडेड बाई 1500 इंटू 100, क्या आंसर आया आपका? नजर आ रहा है 50% से कम है, तो लिहाजा ये 90% का रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। ओके, तो आउटपुट टैक्स और 90% विच एवर इज लोअर आपने यहाँ पर क्लेम करना था। तो यहाँ पर मेरा आया ही नहीं, हम कहेंगे मेरा सेक्शन 8B रिस्ट्रिक्शन लगी नहीं, मैंने सारे का सारा ही क्लेम कर लिया हुआ है। और इसको मैंने जब माइनस किया तो ये आ गया आंसर मेरे पास। रिफंड ये वाली अमाउंट जो थी मेरी किस में चली गई, सारी की सारी रिफंड में चली। ठीक, बिल्कुल फंडामेंटल चीज मैंने आपको करवाई है कि एक शख्स ने अपनी प्रोडक्ट से 3 तरह की चीजें उसने पैदा की हैं। उसने इससे जो मेरी अमाउंट थी 2,70,000 का जो क्रेडिट था, उससे उसने 66.67% टैक्सेबल गुड्स बनाई थी। इससे उसने 60.167% जो थी वो जीरो रेटेड गुड्स बनाई थी। और इससे 16.67% जो थी एग्जाम्ड गुड्स बनाई थी। तो लिहाजा इस अमाउंट का 1,80,000 रुपया मैंने जो टैक्सेबल गुड्स बेची थी, लोगों से जो पैसे लिए थे उसमें से माइनस कर लिया। और इसका जो 45,000 था मुझे वो रिफंड मिल गया, ये मेरा इनपुट बन गया, और ये 45,000 मेरा जाया हो गया। ये एक बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है बेसिकली। ये बात समझ आ गई? इसी पैटर्न के ऊपर हमने हर सवाल करना है। आप समझे कि सर मुझे इस पैटर्न की अब क्लियर हो गया, बैठेगा दिमाग में आहिस्ता आहिस्ता ये, इट विल टेक सम टाइम। इस ओके, कर लिया आपने? क्या कैरी फॉरवर्ड है इस क्वेश्चन में या नहीं है, नोट करके बताएं। क्या इस सवाल में कैरी फॉरवर्ड है? नहीं है। क्यों नहीं है सोचें। क्योंकि मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन ही लगी, मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन ही लगी। मैंने अपोर्शनमेंट की वर्किंग की या नहीं?
अगर मैं आपसे पूछूं इस क्वेश्चन में रेजिजुअल इनपुट टैक्स कितना है, रेजिजुअल इनपुट टैक्स कितना है 270,000। इसको रेजिजुअल क्यों कहा, इसको रेजिडुअल या रेजिजुअल टैक्स क्यों कहा? क्योंकि लॉ कहता है कि कोई भी आपका जो सप्लाईज हैं, परचेजेस हैं, अगर वो टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट गुड्स में इस्तेमाल हो तो ऐसे टैक्स को क्या कहते हैं, रेजिजुअल। पता नहीं है ना, यानी इससे कंफर्म मैंने दो तरह की प्रोडक्शन की है, मेरी सप्लाई दो तरह की बनी है, टैक्सेबल भी है और एग्जेम्प्ट भी है, लेकिन मुझे पता नहीं है, तो लॉ कहता है अपोर्शन कर लो। क्या कर लो? ये प्रोविजनल होती है, ये क्या होती है, और साल के एंड के ऊपर आपको एक फाइनल एडजस्टमेंट भी करना होती है। ये बताइएगा जी, इस ओके? ये पहली बात बिल्कुल फ्रेमवर्क के अंदर, इसको करके फिर कहें सर हाँ इसकी मुझे समझ आ गई, आगे चलते हैं। अभी अगर आते जाएंगे सर, अगर ऐसे होगा, अगर बड़े आने, मगर भी आने और अगर भी आने, मगरमच्छ बल्कि आने। अभी सिर्फ कहें सर हाँ इसकी समझ आ गई कि एक शख्स ने चीजें खरीदी और उसे तीन तरह की चीजें बना दी, मैंने उसकी अपॉर्शनमेंट की और उसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक मैंने एडजस्ट कर लिया, एक मैंने रिफंड कर लिया, तीसरा हिस्सा जाया कर दिया, बस। नहीं, आगे चलते हैं, आएंगी अब चीजें, इस ओके। चलो अब चलते हैं हम अपने दूसरे अगर ये नोट कर लिया आप लोगों ने, भाई नोट कर लिया या नहीं कर लिया आपने? अब आते हैं मिस्टर बी के ऊपर। चलें अब मिस्टर बी के ऊपर चलते हैं, तो इसको जरा देखते हैं कि मिस्टर बी की क्या पोजीशन है। मिस्टर बी ने 15 लाख रुपए की चीजें खरीदी और सारी की सारी जीरो रेटेड हो। क्या है, सारी की सारी जीरो रेटेड है। तो क्या असूल है हमारा, रिफंड होगा। ये रिफंड कहाँ से निकलेगा, यहां से रिफंड निकलेगा या यहां से निकलेगा? हम्म, हाँ क्रेडिट से रिफंड निकलता है। रिफंड कहाँ से निकलता है, क्रेडिट से। तो यहाँ, अच्छा मुझे बताइएगा कि इसका सेल्स टैक्स कितना है, अगर आप इसका 18% दें, इसका भी 270 है ना। मैं आपसे अगर पूछूं क्या ये 2,70,000 रुपया रेजिजुअल इनपुट टैक्स है या नहीं है, क्या ये 2,70,000 रुपये का जो इस्तेमाल हुआ है वो एक से ज्यादा तरह की सेल में हुआ है या एक ही तरह की सेल में हुआ है? इसको हम रेजिजुअल इनपुट टैक्स नहीं कहेंगे। जब क्वेश्चन में रेजिजुअल इनपुट टैक्स नहीं होगा तो अपोर्शन वाली वर्किंग वन नहीं होगी। वर्किंग वन या वर्किंग टू जो है हमारी, समझ आ गई? अगर क्वेश्चन में रेजिजुअल इनपुट टैक्स नहीं है तो वर्किंग भी। अब क्या करेंगे हम अपने क्वेश्चन में जाके सिंपल यहाँ क्या लिख देंगे, हम यहाँ लिखेंगे मिस्टर बी रिफंड ऑफ टैक्स, और वो आ जाएगा 15 लाख रुपया इंटू 18%, 2,70,000। अल्लाह ना खैर सल्ला बात खत्म। मिस्टर बी कंप्लीट। और क्या करना है, ठीक हो गया। कुछ सवाल आपके ध्यान में हो, जी पूछे। तो एक तो हमने इनपुट टैक्स वगैरह फाइन किया था और रिफंड फाइन किया था। हमने सबसे पहले लिखा था लेकिन परचेजेस तो हमने डिस्क्राइब क्वेश्चन लिखा था, ये वाली, यहाँ वो जो सबसे ऊपर था। फिर एंड पे लास्ट हमने रिफंड लिखा था, यहाँ पर कि पहले वैसे नहीं लिखना चाहिए था कि पहले परचेजेस का तो मेंशन करते हो उसके बाद रिफंड का मेंशन करते हो। बात बढ़ जानी थी बस, आंसर तो यही आना था।
पहले मैं परचेजेस लिखता, फिर उसका मैं इनपुट कैलकुलेट करता, फिर उसका रिफंड कैलकुलेट करता। तो इसमें आइटम ही एक है। तो मुझे इतनी सारी, मैंने पिछले सवाल में वर्किंग इसलिए की थी कि वहां मुझे अपोर्शनमेंट करनी थी, मुझे फाउंडेशन बनानी थी। तो मिस्टर बी तो है ही गोरा चिट्टा, इसकी स्किन भी ठीक है, फाउंडेशन की जरूरत ही नहीं है। चलाएं इसको आगे। की बार मैं पूछ रही हूँ, मैं ये कह रही थी कि पहले हम परचेजेस को मेंशन करते हैं कि हम नहीं करते करते। हैं, कोई मसला, दो लाइनें बन जाएंगी। कर दें, जी बिल्कुल तो ठीक वो है। डन। आप लिखें टैक्स क्रेडिट और नीचे लिख दें रिफंड, ये भी ठीक है। वो कह रही थी पहले मुझे क्रेडिट लिख देना चाहिए, लिखे, बिल्कुल ठीक है, सही है। मिस्टर सी आ गया जी। जी। अगर जीरो रेटेड सप्लाईज के अंदर ना हो तो 18 ले। वो देखो, अभी तो मैंने कहा अगर बहुत आए, इसलिए पहले इस बात को समझे, फिर अगली बात। इंशाल्लाह ताला सारी चीजें आपकी काफी सफी हो जाएंगी। टैक्सेबल सप्लाईज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, इसकी अनरजिस्टर्ड पर्सन से है। पहले इसका बताएं क्रेडिट कितना है, टैक्स क्रेडिट। अगर आप किसी ऐसे शख्स से चीजें खरीदते हैं जो सेल्स टैक्स में है ही नहीं, आप अगर उसको टैक्स दे भी दें तो डिपार्टमेंट मानेगा? इनवाइस नहीं देगा आपको। वो इनवाइस दे भी दे तो जाली होगी, क्योंकि वो सेल्स, इनवाइस कौन इशू कर सकता है? तो ये तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो ये तो निकल जाएगा ना इससे। तो लिहाजा इसका टैक्स क्रेडिट है ही कोई नहीं। आगे सुनिएगा, इसने सप्लाई की है रजिस्टर्ड पर्सन को, और उसके बाद क्या है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को। समझ आ रही? जब आप सप्लाई करेंगे अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो क्या होगा, आप टैक्स भी देंगे और फर्दर टैक्स भी देंगे। सही है। चलते हैं सवाल के ऊपर। 15 लाख, 10 लाख और 8 लाख। मिस्टर सी का आ गया, चले जी। मिस्टर सी, ठीक है। अब इसका क्या लिखेंगे, टैक्स क्रेडिट या इनपुट पहले लिख दें आप। जैसे मैडम ने कहा कि सर हमें ये लिख देना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। टैक्स क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम नील, ठीक है जी। टैक्स क्रेडिट है ही सिफर। अब सवाल में अब क्या, फाउंडेशन तैयार हो गया, आप समझे, फाउंडेशन तैयार हो गई। ये दुल्हन की सहेली थी, उसको ब्यूटी पार्लर जो है वो जल्दी क्लियर करती है, वो पैसे देने कोई नहीं होते, ऐसे काम का बैठी होती है, साधन को चला गई, तुम तो निकलो ना इधर से। ठीक हो गया। अब क्या आ गया, आउटपुट है क्वेश्चन में, देखिएगा। आउटपुट टैक्स दो तरह की हैं, सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन 1 मिलियन की इंटू 18%, कितनी हो गई, 180,000। एग्जाम सप्लाईज, एग्जाम सप्लाईज रजिस्टर को करें अनरजिस्टर्ड को करें, वो है ही फौज की दुकान में से। 8 लाख है। एग्जाम नहीं है। सप्लाईज टू, कितनी, 8 लाख की। देखें, ये दोनों भाई रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड एक ही है, इनमें कोई फर्क कहीं भी नहीं है। हाँ खानी कंफ्यूज होना, सप्लाईज भी रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड हमेशा इकट्ठे ही रहते हैं, ये अलग कब होंगे, फर्दर टैक्स में, बस बाकी कहीं कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। तो कितना आ गया, कैलकुलेटर से करे होएगा इंशाल्लाह। 144। हाँ जी, 144। 140, टोटल कितनी हो गई, 324। अब इनपुट तो है नहीं, इनपुट तो है ही नहीं, ना फिक्स एसेट है ना रॉ मटेरियल है, फर्दर टैक्स है, देखिएगा ये है ना। तो इसकी ये दो उंगलियां है ही नहीं, कि इसके सिर्फ दो ही है, ये वाला।
ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ऐड, क्या इसने एंड कंज्यूमर को तो नहीं सेल की? कोई एक्सेप्शन भी पता नहीं है, तो क्या आ जाएगा? एट द रेट ऑफ, और इसका 8 लाख रुपया ले गए आप। सेल्स टैक्स, इसको सेल्स टैक्स लाइबिलिटी नहीं कहते, ये सेल्स टैक्स पेएबल होता है, याद रखो। सेल्स टैक्स पेएबल, और इसको ये भी नहीं कहते सेल्स टैक्स पेएबल विद रिटर्न, बस ये सेल्स टैक्स पेएबल ही होता है, क्योंकि रिटर्न फाइल ही नहीं होती जब तक कि आप टैक्स ना जमा करवाए, तो यही होगा यार। इस ओके। सबको क्लियर हो गया? कोई इशू? कोई सवाल? जी। अच्छा, यहाँ पर मैंने कहा कि अपने आप को बहुत अफलातून बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आगे है जी मिस्टर डी, नहीं है, लेकिन मिस्टर फिक्स एसेट मशीनरी फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर। जब क्रेडिट हो, फॉर क्या सोचना, ये रेजिजुअल है या नहीं है? रेजिजुअल है, है कि ये हमारा क्या है? रेजिजुअल है। ये क्या है? दूसरा, इसके ऊपर 90% की restriction रहेगी, क्योंकि फिक्स एसेट है, इसका है ही फिक्स एसेट, तो इसके ऊपर 90% वाला भी सवाल पैदा जी। तो इसके अंदर हमारे पास इशू क्या हुआ? आउटपुट है, बिल्कुल है, हमने रजिस्टर को चीजें बेची हैं, और इसमें हमारा आउटपुट नहीं है। उस आउटपुट में हमारा इनपुट है, बिल्कुल मशीनरी का है, वो सारे का सारा इसमें क्लेम नहीं होगा, क्योंकि वो मशीनरी दो प्रोडक्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल हुई है। तो यहाँ पर हमें अपोर्शनमेंट में जाना पड़ेगा, यहाँ हमें पहले अपोर्शनमेंट में जाना पड़ेगा। तरीकेकार वही है, पहले क्रेडिट कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके बाद आगे चलते हैं।
तो ये कौन सा आ गया जी, मिस्टर डी। मिस्टर डी आ गया। आप पहले हमें क्या करेंगे, टैक्स क्रेडिट, या जिसको आप इनपुट टैक्स कहना, परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन 15 लाख की, सिफर। और फिर क्या करेंगे, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट कितना है जी, 25 लाख का। तो ये आ गया हमारा टैक्स क्रेडिट। अब इसकी हम क्या करेंगे, अपोर्शन में। तो B1, यहाँ गलती से टैक्स नहीं ले लेना इनका, ये 10 लाख और 8 लाख की। ठीक है, और हमारा टैक्स क्रेडिट कितना आ गया, ये। आप जरा खुद कैलकुलेट कीजिएगा कि यहाँ आंसर क्या आ रहा है, ताकि आपको कैलकुलेशन की आदत पड़े। जी, अरे मैंने इसलिए कह रहा था। फाउंडेशन तैयार हो गई, आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स में देखें, यही सेम फिगर आपने यहाँ ऐसे ही, मैं कॉपी कर रहा हूँ, ऐसे सेम फिगर लिखनी है। लेकिन फर्क क्या होगा कि यहाँ पर आप परसेंटेज भी लेंगे, कैलकुलेट भी इसको करेंगे। नहीं, अनरजिस्टर्ड से आप कुछ भी खरीदे, वो खत्म हो गया ना। इनवॉइस, आपकी सेल्स टैक्स की, क्रेडिट की जो की है, जो चाबी है, जो कुंजी है, वो इनवॉइस है। इनवॉइस नहीं तो कुछ भी नहीं। अच्छा, अब ये नेगेटिव अमाउंट आ गई, इसको क्या लिखूं, क्या रिफंड लिखूं, जीरो रेटेड तो नहीं है ना, लिखूंगा मैं टैक्स कैरीड फॉरवर्ड, ये मैं यहाँ लिखूँ। बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है, बड़े इसने कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। तो रिफंड है इसमें, जीरो रेटेड गुड्स ही नहीं है। ठीक है, इसको करें फिर मुझे बताएं कि हाँ सर मुझे इस बात की समझ आ गई है। क्योंकि देखें, यही जो चीजें मैं आपको करवा रहा हूँ ये आगे चलनी है, ये बार बार यही चीजें आपको आनी है, इसलिए फंडामेंटल्स ठीक होंगी।
हाँ जी, ये वाला, ये फिक्स एसेट का ही है यहाँ लिखो। अब उसमें रॉ मटेरियल तो है ही नहीं, तो ये आएगा आपका इनपुट जो है वो फिक्स एसेट का लिख लो, खाली इनपुट ही लिख लो। जहाँ दोनों आएंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है। यहाँ पेबल है, सवाल ये है, पेबल है इसमें? नहीं है। रेजिजुअल इनपुट टैक्स है। फर्दर टैक्स है? क्यों नहीं? सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड नहीं है। यानी जैसे ही मैं लफ्ज बोलूं आप डायरेक्शन में हो सर, हाँ ये बात हो रही। रेजिजुअल इनपुट टैक्स है, क्यों है? क्यों इसलिए कि सेल दो तरह की है। अलग हमें बताया भी नहीं गया। फर्दर टैक्स क्यों नहीं है? क्योंकि अनरजिस्टर्ड को सेल नहीं है। 90% की रिस्ट्रिक्शन लगी नहीं क्योंकि रॉ मटेरियल है ही नहीं। तो 90% की रिस्ट्रिक्शन कहाँ आनी थी? समझ आ रही है ना? तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें जानी चाहिए। कौन सी? अभी तो बात शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो मैं करवा रहा हूँ इसलिए आपको आसान लग रही है। ये समझ आनी आज थी, कल तो समझ आनी नहीं है। हमें पता होता है स्टूडेंट को समझ कब आनी है। बॉस, नहीं नहीं ठीक। जी, इस ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब देखिएगा, अब इस सवाल को जरा एक नजर देखिएगा कि इस सवाल के अंदर मिस्टर ए का, दोबारा इसको जरा एक मौका नजर हम देख लें कि मिस्टर ए में हमारे पास परचेजेस थी रजिस्टर्ड पर्सन से, सही है। और उसने तीन तरह की जो थी वो उसने प्रोडक्शन की। ये बात यही है कि यहाँ से आउटपुट निकल रहा है, मिस्टर बी का आउटपुट था ही नहीं। मिस्टर बी का आउटपुट था ही नहीं, बाकी इन तीनों का आउटपुट था। तो आउटपुट में से इनपुट एडजस्ट होगा। आउटपुट कहाँ से निकलेगा? टैक्सेबल सप्लाई से। आउटपुट कहाँ से निकलेगा? आउटपुट कहाँ से निकलेगा? बोले ना। टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई से। आपको पता होना चाहिए ये इंफॉर्मेशन मेरे सवाल में से कहाँ से मैं उठा रहा हूँ, ये इंफॉर्मेशन मैं कहाँ से उठा रहा हूँ। समझ आ रही है? इसका रेजिजुअल इनपुट टैक्स ही नहीं था, इसका इनपुट टैक्स ही नहीं था, सही है। चूंकि इसने सारी की सारी जीरो रेटेड बना दी, एक्सपोर्ट कर दी, जो भी इशू था वो सारा इसको रिफंड मिल गया। इसका था ही कुछ नहीं, इसका सिर्फ आउटपुट था, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड को। इसका रॉ मटेरियल नहीं था, फिक्स एसेट था। तो बड़ा एक बैलेंस्ड क्वेश्चन एग्जामिनर ने बना के मुख्तलिफ सीन के अंदर मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट स्टूडेंट के टेस्ट किए। क्लियर? जी। तो ये क्वेश्चन जरा इसको हमने पहले किया, तो इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल जो थे हमने उसके ऊपर वो अप्लाई किए। जी साउंड।